स्वागत है आपका। आपकी बात के अंदर पूरे देश के अंदर हाईलाइट जारी है क्योंकि स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ रहा है और जिस लिहाज से स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है शायद वो काफ़ी नहीं है। तैयारियां पूरी नहीं होती, जनता के बीच में जागरूकता नहीं पहुंच पाती, किस तरह से बचा जाए, किस तरह से बच सकते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जनता तक पहुंचने चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पाते। मेरे साथ मौजूद है पंचजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी मेरे साथ मौजूद है। आचार्य जी स्वागत है आपका आपकी बात के अंदर। आचार्य जी, स्वाइन फ्लू के अंदर शायद सरकार अपना मैसेज नहीं दे पाती, लेकिन अगर हम अमूमन अगर लोगों को जागरूक करना चाहें तो स्वाइन फ्लू से बचने के लिए किस तरह का प्रयास हो सकते हैं? स्वाइन फ्लू को लेकर के एक भयानक वातावरण तैयार किया जा रहा है। एक तो रोग फैलता है, उससे भयानकता होती है। एक रोग से भी ज़्यादा उसको प्रचारित किया जाए तो प्रचारित करने का काम कुछ ज़्यादा हो रहा है। और स्वाइन फ्लू कुछ ऐसा कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी होता रहा है और आयुर्वेद के अंदर भी इसके लिए बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं। और हमने उन आयुर्वेदिक औषधीय प्रयोगों को जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जो नए पैरामीटर्स हैं उन मीटर्स के आधार पर हमने चेक भी किए हैं और हमने पाया है कि बहुत कारगर हैं। तो स्वाइन फ्लू से बचने के लिए पहले तो थोड़ी सावधानी रखें और यदि हो भी गया है तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर के भी हम ठीक हो सकते हैं। और ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति हो तो फिर हॉस्पिटल में भी जाएं, डॉक्टर से परामर्श भी लें, ये बात की स्थिति है। पर जिसको जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है और जिस तरह से भयानक एक वातावरण बन रहा है पूरे देश के अंदर में, चारों तरफ एक भय का वातावरण तैयार हो रहा है, ये कदापि उचित नहीं है, न देश के हित में है। नहीं, कैसे हो सकते हैं अगर हम उपाय करना चाहें घर पर तो आयुर्वेद में देखिए हम लोगों ने एक अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं डॉकिंग सिस्टम। जो डॉकिंग सर्वर होता है उसके अंदर जितने भी वायरस होते हैं उनका एक प्रोटीन कोड होता है। उस प्रोटीन के अंदर में हम उस प्रोटीन कोड को जितने भी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका एक एक्टिव कंपाउंड होता है, फाइटोकेमिकल भी उसको बोलते हैं। उस केमिकल जो कंपाउंड है उसके द्वारा उस प्रोटीन को हम हिट करते हैं। तो जो कंपाउंड उसके अंदर काम करती है वो दिखाता है, एक सिस्टम है, वो एक बड़ा सर्वर है वो। तो उस सिस्टम के अंदर ये पता चल जाता है कि कौन सी दवाई कितना काम कर रही है। इसके अंदर हमने आयुर्वेद की कम से कम 50 जड़ी बूटियों को लेकर के इस तरह से उस डॉकिंग सर्वर के अंदर हम लोगों ने परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद में जो हमको परिणाम मिला, हमने देखा जैसे नीम है उसका 80% तक जो स्वाइन फ्लू रोकने में कारगर है। तुलसी है वह 70% कारगर है और दालचीनी है 100% पे कारगर है और गिलोय है वो भी 80-90% कारगर है। लौंग है 100% कारगर है। तो इस तरह से जब हमने देखा बाकी द्रव्यों में फ़र्क पड़ता है, जैसे काली मिर्च है, अदरक है, दूसरे बहुत सारे द्रव्य हैं, परंतु जो बहुत ज़्यादा कारगर पाया हमने उन 5 द्रव्यों को पाया। और फिर हमने उसी टाइम पर पूरे देशवासियों को फेसबुक के माध्यम से, बाकी चैनलों के माध्यम से भी और अखबारों के माध्यम से भी हमने इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया। अभी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी दर्शक हों, जो भी देख रहे हैं, 100 ग्राम आप ले लीजिए नीम की छाल, 100 ग्राम ले लीजिए गिलोय, 50 ग्राम ले लो तुलसी पंचांग सूखी पंसारी के यहाँ मिल जाती है, गिलोय भी पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। बाकी 50 ग्राम दालचीनी ले लीजिए, 25 ग्राम लौंग ले लीजिए। ये 5 चीज़ों को लेकर के उसको दरदरा कूट करके आप लगभग एक समय के लिए 1 टेबल स्पून का मतलब लगभग 5 ग्राम, उसको आप डाल लें 400 ग्राम पानी में। 400 ग्राम पानी में डाल करके उसको इतना पका लें 100 ग्राम बचे, 100 ml लगभग बचने के बाद में छान करके एक समय की मात्रा हुई है, ये हम सुबह पिला दें। ज़्यादा किसी को परेशानी है तो दोपहर को भी, शाम को भी, 3 समय 3 बार बना के पिला दें। और यदि पूरे परिवार में और सावधानी रखनी है तो सुबह एक बार सभी लोग बना करके पी लें, या दिन में 2 बार भी पी सकते हैं। ये निरापद प्रयोग है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है और आप देखेंगे इससे तुरंत लाभ मिलेगा। और जिनको स्वाइन फ्लू नहीं है तो होने की संभावना भी नहीं होगी, और किसी तरह से सर्दी जुकाम वगैरह भी है तो उसमें भी तुरंत इससे लाभ मिलेगा। तो ये प्रयोग है, बहुत कारगर है और बहुत ही लोगों को अभी हमने जैसे 5-6 दिन से बताना शुरू किया तो कई लोगों ने बहुत प्रशंसा भरी मैसेज हमारे पास आए हैं, फ़ोन आए हैं, सूचनाएं आई हैं। तो इससे बहुत लोगों को लाभ मिला है और ये देश के लिए एक वरदान हो सकता है। और जिन लोगों को भी ये सूचना जहाँ तक भी मिले आगे तक
प्रचारित करें। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर क्या कहेंगे जो इसमें कोई मैसेज किसी परसेंट जागरूकता नहीं फैला पाता? हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारा देश सौभाग्यशाली है। पूरी दुनिया को चिकित्सा व्यवस्था के विषय में पढ़ाने वाला हमारा देश रहा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, जैसे हमारे पास आयुर्वेद की धरोहर है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति मानी जाती है, मानी ही नहीं जाती है, अभी तो उसके पूरे दस्तावेज हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, पर हम उस अति प्राचीन विधा को आज लोगों तक पहुंचाने में भी नाकाम रहे हैं। ये हमारी दुर्बलता है और हमको प्रयास कर करके उनकी जो दिव्यताएं हैं, उसकी महानताएं हैं। देखिए, रोगी को क्या चाहिए? रोगी को चिकित्सा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। वो रोग से मुक्त होना चाहता है। जब हमारे घर आंगन में आसपास में कोई ऐसी चीज़ है जो निरापद है और हम बिना पैसा खर्च करे दूसरों को स्वास्थ्य दे सकते हैं, तो उसके लिए हमको जरूर प्रयास करना चाहिए। एलोपैथिक इमरजेंसी में या आपातकाल में या जब कोई साधन ना हो, उस समय के लिए जरूरत हो सकती है, पर हमारी व्यवस्था ऐसी है, चिकित्सा की व्यवस्था है, वहाँ किसी भी पद्धति में, एलोपैथिक में भी कोई अच्छी चिकित्सा हम सोचते हैं कि आम जनता के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास बहुत संसाधन है, पैसा है, चिकित्सा की प्राथमिकता उनके लिए है, पर आम जनता, आम गरीब आदमी कहाँ जाए? पर हमारी जो नुस्खे हैं, जो हम बताते हैं, हमें इस बात के लिए खुशी है कि वो एक गरीब आदमी भी प्रयोग कर सकता है, उसकी पहुंच में भी है, तो एक आज करोड़पति अरबपति भी उसका प्रयोग करके लाभ पा रहा है। पतंजलि योगपीठ और किस तरह का प्रयास कर रही है? पतंजलि विश्वविद्यालय की बात पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा हम लोग बहुत सारे रिसर्च काम करते हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है। हम लोग आज बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पुराने प्राचीन काल के, जो आयुर्वेद के 2-2 हज़ार साल पुराने, 1400 साल पुराने किताबों के ऊपर हम उसको क्रिटिकल उसको एडिशन निकाल रहे हैं। उनकी सघन अन्वेषण कर करके जो पांडुलिपियाँ थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, उनकी व्याख्या कर करके अभी हिंदी में उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। करीबन 7 पुस्तकें हमारी आ चुकी है। हर्बल प्लांट के ऊपर हम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं, जिसके अंदर पूरी दुनिया के पौधे जो औषधीय रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं या प्रयोग हो रहे हैं, उन सभी पौधों का हम लोगों ने पहली बार, जो WHO ने भी काम नहीं किया था, उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। इस तरह से अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के रिसर्च का काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो औषधि निर्माण है या उसका औषधि की गुणवत्ता का ध्यान रखना है, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना है, तो हमारे पास QC QA तो ही है। उसके अलावा R&D का सेटअप भी हमारे पास बहुत बड़ा है। पूरी पतंजलि योगपीठ के अंदर हमारी पूरी टीम है, पूरे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे साथ में। करीबन रिसर्च वर्क में आज के दिन में 200-250 से ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं। वो वर्ल्ड के, भारतवर्ष के बहुत प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध संस्थानों के निकले हुए आचार्य जी। आयुर्वेद के अंदर भारत पहले से अग्रणी रहा है और पूरे देश का रुख रहा है भारत की तरफ, लेकिन आयुर्वेद में जो प्रयास होने चाहिए थे वो शायद हम नहीं कर पाए। हम पूरी दुनिया में मैसेज नहीं दे पाए। शायद हमारे पास संसाधन थे, सुविधाएं थी, सब कुछ था। आयुर्वेद में क्यों पिछड़े हम लोग? आयुर्वेद में इसलिए पिछड़े क्योंकि कोई भी विधा है, कोई भी पद्धति है, जब राजा का आश्रय मिलता है, सरकार का आश्रय मिलता है, जो शासक होता है, जो जिसको ज़्यादा प्रमोट करता है। हमारी नीतियाँ, पहले अंग्रेज आए, उन लोगों ने अपने ढंग से नीतियाँ बनाई, उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति को नेपथ्य में डाला। फिर हमारी सरकार, हम आज़ाद हुए, हमारे वीरों ने, शहीदों ने, सबने मिल करके, क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे करके देश को आज़ाद किया। पर जो स्वप्न उन्होंने देखा था, जो उनका एक ड्रीम था कि हमको ऐसा देश चाहिए, ऐसा देश होगा, इतना खुशहाल होगा, हमारे अपने कानून होंगे, नियम होंगे, हमारा अपना वातावरण होगा, सबके लिए न्याय होगा, सबके लिए शिक्षा होगी, सबके लिए रोजगार होगा, वो सारी चीज़ों की जो स्वप्न से हम आज भी बहुत दूर हैं। इसका कारण ये रहा कि जो अंग्रेज़ों ने जो बनाई थी, जो नीतियाँ, व्यवस्थाएँ, उन नियमों पर चलते रहे। आज़ादी के इतने 6 दशक पूरे हो चुके हैं, 7वें दशक होने वाला है, तब तक भी हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। और अब शायद लगता है क्योंकि सरकार उस चीज़ के लिए कुछ सजग है, कुछ वो ईमानदारी से प्रयत्नशील है, तो इस तरह की योजना बनाए। तो मौजूदा सरकार, हम देशवासियों को आशा भी है, तो आगे आने वाले समय में हमको लगता है कि कुछ न कुछ नया होगा। किस तरह का प्रयास हो सकता है नया, अगर हम बात करें आचार्य जी? जैसे अभी पहली बार आज़ाद भारत में अपना अभी स्वतंत्र मंत्रालय बना, आयुष मंत्रालय बना, स्वतंत्र अभी एक प्रभार वाले मंत्री बने हैं। उन्होंने अभी कुछ चीज़ें निकाली हैं, कुछ चीज़ों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो यदि सरकार का थोड़ा आश्रय मिले तो देश में न तो विद्वानों की कमी है, न जानकारों की कमी है, न ही इस तरह की विधाएं लुप्त हुई हैं। आवश्यकता है कि वो जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। नहीं, अब तक जैसे अगर हम पिछली गवर्नमेंट की लगातार बात करते हैं, 60 साल तक राज किया कांग्रेस ने। आयुष मंत्रालय पहली बार मोदी सरकार ने शुरू किया है।
तो इसका लाभ मिलेगा और इसके अंदर किस तरह के लाभ नहीं मिल सकते हैं? लाभ मिलेगा, क्योंकि देखो लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि जब एक पूरा मंत्री फुल टाइम पर उस चीज़ को देखेगा और इस भाव से सोचेगा कि इनको हमको प्रमोट करना है और हमको इस विधा को स्थापित करना है, तो उसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा। नहीं तो आज तक हम ऐसा मानते थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब एलोपैथिक मंत्रालय। हाँ, बजट में भी 98% एलोपैथी के लिए था, 2% नामचारी के लिए, आयुर्वेदिक के लिए। आयुर्वेद के लिए, या आयुर्वेद में नहीं, उसमें आयुष के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, सब कुछ सिद्धा, था। नेचुरोपैथी और योगा, ये 5 चीज आते हैं उसके अंदर। वो 5 के लिए सिर्फ 2% था होम्योपैथिक भी उसके अंदर। जैसे कि हम भारत की हम बात करते हैं, हम आयुर्वेद के ऊपर बात करते हैं, भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, जो स्वास्थ्य विभाग की हमारे वो कार्यशैली है, उसके ऊपर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं? देशवासियों की बहुत आशा है और यदि ये सकारात्मक ढंग से काम करेंगे तो देश के लोग भी खुश होंगे और सरकार के लिए भी आगे आने वाले समय में उनको उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आयुर्वेद के अलावा बात करें, हम योगा की अगर हम बात करते हैं, योगा के अंदर भी हम जो एक मैसेज देते थे पूरी दुनिया के अंदर, उस योगा के अंदर अगर हम भारत के अंदर आते हैं तो उसमें भी कई तरह की विधाएं मिलती हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार से सहयोग नहीं मिल पाता। योग के ऊपर भी अभी सरकार का थोड़ा सा ध्यान गया है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, क्योंकि योग को लेकर के कई सारी अवधारणाएं रही। लोगों ने कहा कि ये मजहब या संप्रदाय से किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। वस्तुतः योग किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ की बात नहीं करता है, वो तो शरीर को ठीक रखने की एक विधा है। जिस तरह से हम दवाई खाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि दवाई बनाने वाला मजदूर या मालिक कौन सी किसकी फैक्ट्री में बनी है। हम इसलिए दवाई खाते हैं कि क्योंकि वो हमारे लिए लाभकारी है। यदि ये देखा जाए कि योग के जो आधार है वो तो हमारी सनातन जो वैदिक परंपरा है, उसके हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि लोग रहे हैं, पर उन्होंने कोई जाति के लिए या किसी धर्म के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने पूरी मानवता के लिए बनाया था। इस तरह का मैसेज कहाँ से आया? इस तरह के लोगों में समाज के अंदर जोड़ने वाले लोग कम होते हैं, तोड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, या इस तरह की विचारधाराएं जल्दी नकारात्मक जल्दी फैलती है, सकारात्मक थोड़ी धीरे धीरे फैलती है। कई कारण रहे हैं, पर अभी सारे देशों ने सबसे ज़्यादा संख्या में यदि इस बात के लिए स्वीकार किया यूएनओ ने कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए, घोषित हुआ है, तो हमको लगता है कि वो संकीर्णताएं सब बाहर लोग निकल चुके हैं और सबको हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरी दुनिया के अंदर योग के माध्यम से ये बता दिया कि किस तरह से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, किस तरह से हम बीमारियों से बच सकते हैं, तो उसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद भी आचार्य बालकृष्ण जी से बातचीत जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद और मेरे साथ मौजूद है आचार्य बालकृष्ण जी। आचार्य जी, पिछली सरकार की अगर हम बात करते हैं, कई तरह के केस आपके ऊपर किए गए, कई तरह का आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया, हालांकि अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। अभी तक का मामला हाई कोर्ट के अंदर लंबित है, बहुत सारे कोर्ट में लंबित हैं, क्योंकि दरअसल सरकार की दुर्भावना हमसे नहीं थी, श्रद्धेय स्वामी जी से ज़्यादा थी। और उनको ये दिखता था कि स्वामी जी के पीछे ऊर्जा के रूप में, क्योंकि हमारे नेतृत्व में हज़ारों भाई बहन यहाँ पर सेवाएँ देते हैं, काम करते हैं, उनको था कि उनको कमज़ोर कर देने से शायद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वो आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, लोगों ने, देश के लोगों ने पहचाना। और इस बात के लिए हमको खुशी है कि देखिए सरकार क्या षड्यंत्र करती है, लोग क्या करते हैं, ये तो उनके शक्ति, उनके सामर्थ्य में, उनके हाथ में था, उन्होंने किया, पर लोगों को ये समझा नहीं पाए कि उन्होंने सही किया। देश के हर जनता ने, हर व्यक्ति ने जाना कि ये इनके षड्यंत्रपूर्ण ढंग से ये सब किए गए हैं। तो यही हमारी विजय है और हमको उस बात से, इसलिए हम कभी कमजोर ना हुए। आचार्य जी क्यों टारगेट किया गया? हमको इसलिए कि स्वामी जी के साथ लगे हैं। हमको तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी आकर के कई बार ये कहा गया कि आप स्वामी जी के साथ छोड़ दो, या आप हमारा आपसे कोई कोई द्वेष भाव नहीं है। हमने कहा नहीं, ये स्वामी जी का अभियान जो है वो किसी पार्टी के लिए या पार्टी के विरुद्ध में या देश के अहित में नहीं है, देश के हित के लिए है। जो हमारे देश की ज्वलंत समस्या है उनके लिए है, और सरकार को इस चीज़ में साथ देना चाहिए। किस तरह के लोग थे जो आपके ऊपर प्रेशर बनाते थे, दबाव बनाते थे? जिन लोगों का हित बाधित हो रहा था दुनिया के अंदर, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो लोग आपके दुश्मन बनते हैं, जो आपके कार्यों से जिनका हित बाधित हो रहा होता है। तो स्वाभाविक सी बात थी कि पिछली सरकार की जो कार्य हैं, जो उनकी कार्य प्रणाली है, जो उनकी सोच है, जो भ्रष्टाचार, कालाधन या और जो व्यवस्थाओं को लेकर के जो एक देश के अंदर निराशा का, हताशा का वातावरण था, एक तरह का अविश्वास का वातावरण था, उसको श्रद्धेय स्वामी जी ने और जन जन तक, लोगों तक पहुंचाया,
इसलिए वो लोग हमसे नाराज थे। तो वो बात समय वो था, उस समय चला गया। वो लोग भी अभी अपनी जगह पर पहुंचे, जरूर वो लोग सोच रहे होंगे। हम तो उनके लिए भी सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बाकी जहाँ तक अगर केस मुकदमे की बात, हमको कोई चिंता नहीं, ना तब चिंता थी, ना आज है ना कल है। समय लगता है, एक चीज एक प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बाद। राजनीतिक लोग थे क्या पिछली सरकार में? सब तरह से राजनीतिक रूप से हुआ, सब सारे देश को पता है। और राजनीतिक रूप से ही सब चीज़ें कर करके तिल को ताड़ बना करके, बिल्कुल पहाड़ बना करके कैसे किया जा सकता है, इन्होंने प्रयास किया, उसमें कोई बात नहीं। इसके लिए उनको धन्यवाद। उन्होंने हमारी परीक्षा ली और हमारा सौभाग्य है कि देश के लोगों ने साथ दिया और हम कभी कमजोर ना हुए। हाल ही परीक्षा भी चल रही है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, चलते रहेंगे। लेकिन तो क्या कहीं कुछ कमी थी जो टारगेट आचार्य जी को किया गया? कमी तो देखो ऐसा होता है, देखो अपने स्तर पर कोई कमी नहीं थी। और कमी जब कोई टारगेट कर करके किसी पीछे लगना चाहता है, सरकार बहुत शक्तिशाली होती है वो क्या, और वो किसी के पीछे लगना चाहे तो कमी और बेसी की कहानी नहीं होती है, क्योंकि वो लगना चाहते हैं, बस इतनी ही बात होती है। केंद्र में भले ही मोदी सरकार है, लेकिन राज्य के अंदर अभी भी कांग्रेस की सरकार है। कोई बात नहीं है। हरीश रावत जी की भी हमारी शुभकामनाएं हैं, और जितना ये कार्यों में सहयोग करेंगे उतना प्रांत का हित होगा। और नहीं सहयोग करेंगे तो हमारा कोई अपना काम तो है नहीं, हम कोई अपने बीवी बच्चे तो पाल नहीं रहे, तो इस प्रांत का दुर्भाग्य होगा यदि उतना नहीं सहयोग करेंगे तो। हालांकि अभी तक वो एक तरह से सहयोग तो नहीं कहूँगा, पर विरोध भी नहीं, न्यूट्रल हैं। और क्योंकि रावत जी जो है एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, तो प्रांत के हित के लिए निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि वो हमारे गतिविधियों में सहयोग कर करके प्रांत को आगे बढ़ाने में वो जो है सहयोग करेंगे। लेकिन इस बार एक बार वो झुकाव देखने को मिला रावत जी का। एक बार बाबा रामदेव को केदारनाथ भी लेकर गए, तो क्या जो कांग्रेस की देखिए हम तो मैं आपको बताऊं, देखो हम किसी भी चीज़ के लिए कभी हम नीति का विरोध करते हैं, जो गलत नीति हो तो। ना हमने किसी पार्टी का विरोध किया, ना हमने कभी किसी व्यक्ति का विरोध किया। यदि कोई नीति गलत करेंगे तो हम जरूर विरोध करेंगे, बाकी हमारा कोई उनसे कोई विरोध नहीं है। और अच्छा काम करेंगे तो हम सहयोग करेंगे, पूरी हमारी पतंजलि उपीठ सहयोग करेगी, और हमसे जुड़े हुए जो लाखों कार्यकर्ता हैं सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। मोदी सरकार के लिए बड़ा प्रयास किया बाबा रामदेव ने, कसम भी खाई कि वापस नहीं लौट कर आऊँगा, हरिद्वार में जीत नहीं जाता। उसके बाद इतनी बड़ी जीत भी हुई, लेकिन जो बाबा रामदेव की मन की इच्छा थी, जो दिली इच्छा थी आचार्य जी की भी, बाबा रामदेव जी की भी, काला धन वाले मामला था, नहीं उसमें काम हो रहा है। और सच्चे वो मामला अभी तक भी लंबित हुआ है, और कई सारे कारण होते हैं। इस तरह की चीज़ों में एक समय लगता है, समय की आवश्यकता होती है। हमको विश्वास है कि वो जो, क्योंकि मोदी जी की जो इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, और वो उन्होंने यदि वादा किया है तो उसको पूरा करेंगे। हाँ, हमको थोड़ी धैर्य रखनी चाहिए और थोड़ी समय की आवश्यकता है, वो पूर्ण होगा निश्चित। लेकिन मन बदला है मोदी जी का, जो पहले थे आचार्य जी के साथ और बाबा रामदेव जी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हमसे बहुत प्रेम से मिलते हैं। अभी भी हम लोग कुछ दिन पहले भी मिले थे, कई जगह पर मिलना होता है, बात होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो है क्योंकि पूरे देश को उनको देखना है। 125 करोड़ हमारी जो देश की जनता, उनकी चिंता उनको करनी है। वो पूरी तरह से लगे हुए और अपने कर्तव्य की तरफ वो बिल्कुल दृढ़ रूप से लगे हुए। काला धन पे जो प्रयास आचार्य जी का, बाबा रामदेव जी का जो पहले था, मन की दृढ़ इच्छा थी, वो अब थोड़ी नहीं, कोई डगमगाई नहीं है, वो पूरी तरह से दृढ़ है। और हमको सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए, इसलिए हम शांत हैं। कितना समय देना चाहिए? अब प्रक्रिया कर रहे हैं, जब लगेगा कि वो सच्चे मन से नहीं कर रहे हैं तब हम उनको कहेंगे। अभी तो वो सच्चे मन से सिर्फ एसआईटी का गठन हुआ, हालांकि उन्होंने पहले ही कर दिया था मोदी सरकार ने, उसके बाद कोई नया काम नहीं काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्य आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कई बार कांग्रेस ने जिस तरह का आपको लगातार प्रेशराइज करने की कोशिश करी, रामलीला मैदान के अंदर भी हुआ, दुनिया भर की बातें हुई, तो जो एक जो इच्छा थी आचार्य जी की भी नई सरकार लाने की, उसमें भी सफल तो हुए, लेकिन जो मन की इच्छा थी वो शायद काम पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, काम पूरे होंगे, निश्चित रूप से पूरे होंगे। क्या उम्मीदें हैं मोदी सरकार? नहीं, जो हम चाहते थे कि देश के अंदर से भ्रष्टाचार मुक्त हो, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दूर हो, उसके लिए प्रयासरत है सरकार, और आने वाले दिनों में उसका बड़ा व्यापक परिणाम दिखाई भी देगा। लोग कहते हैं आचार्य जी भी राजनीति में आ सकते हैं। नहीं, मैं तो राजनीति में नहीं, तुम्हारी मीडिया नीति में भी नहीं आता, मैं फ्रंट में भी नहीं आता, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। उम्मीद है क्या मेरे को लगता है काम करने में मेरे को अच्छा लगता है, मैं काम करता हूँ, और मेरे को नींव के पत्थर बनने में अच्छा लगता है, उसको करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि शब्दों की ध्वनि से कर्म की ध्वनि बहुत गहरी होती है, और हम सबको मिलकर के कर्म की ध्वनि को गुंजायमान करने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है क्या करे जनता, अनुयायी क्या उम्मीद करे आचार्य जी के आगे? आचार्य जी के आगे जैसा आचार्य जी काम कर रहे हैं उसी तरह से करते रहेंगे। राजनीति में आने का प्रयास है? नहीं, राजनीति कभी नहीं, कहीं आप मेरे को एक भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देगी आप। तो पहले भी लोगों ने खूब अफवाह उड़ाई थी कि लोकसभा सांसद के तौर पर, कभी नहीं, या फिर राज्यसभा के लिए भी कहीं ना कहीं मांग, कभी नहीं।
पंचली योगपीठ योग और आयुर्वेद के तौर पर आचार्य जी प्रयास करते रहेंगे। नहीं, हम लोग लगे हैं योग आयुर्वेद के लिए, और जितने भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं संसद में, राज्यसभा में, सब अपने भाई बंधु हैं, वो लोग अच्छा काम करें, और जो कार्य होगा तो हम उनसे ही निवेदन करेंगे और उनसे ही कराएंगे। राज्य सरकार जिस तरह का प्रयास कर रही है वो क्या दिखाई देता है? राज्य सरकार की अगर हम बात करते हैं, रावत सरकार ठीक है, अपना काम कर रही है, पर उनको और अच्छे काम के लिए और प्रयास करना चाहिए। हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं, पंचली योगपीठ के भूमि का जो मामला था वो मामला भी लंबित पड़ा था। लंबित पड़े हैं, कोई नहीं, जब उनको करना है कर लेंगे, नहीं तो हम देखेंगे उसको, जो भी न्यायिक प्रक्रिया में जो चीज़ होगी देखेंगे। शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य बालकृष्ण जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, और जिस लिहाज से हम देखते हैं स्वाइन फ्लू के ऊपर चर्चा शुरुआत की थी, तो स्वाइन फ्लू के ऊपर जागरूकता फैलाने की शायद आवश्यकता महसूस की जाती है, और राजनीतिक प्रेशर भाजपा कांग्रेस का लगातार रहता है, और उससे प्रभावित होते हैं, सभी लोग प्रभावित होते हैं, वो जो उसका प्रभाव है वो सामने भी दिखाई देता है। नमस्कार।